हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर द रिएक्शन दिस दैट इज PCl3 प्लस Cl2 गिव राइज टू PCl5, द वैल्यू ऑफ Kc एट 250 डिग्री सेल्सियस इज 26। इस गिवन रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 250 डिग्री सेल्सियस पर 26 दी गई है। द वैल्यू ऑफ Kp एट दिस टेम्परेचर विल बी। पूछा गया है इसी टेम्परेचर पर Kp की वैल्यू क्या होगी। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp इज इक्वल टू Kc R इंटू टी होल की पावर डेल्टा n। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमें Kc दिया गया है, हमें R की वैल्यू दैट इज़ गैस कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू इन केल्विन और साथ में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। सो Kc हमें दिया गया है 26, R इज इक्वल टू 0.0821। टेम्परेचर को जब हम 250 डिग्री को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सो 273 में ऐड करेंगे, सो दैट विल बी 523 केल्विन। सो 523 केल्विन। नाउ डेल्टा n इज दी चेंज इन मोल्स। डेल्टा n है मोल्स में चेंज, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? गैसियस टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जितने भी गैसियस सब्सटेंस हैं उनके मोल्स में से रिएक्टेंट में दिए गए गैसियस सब्सटेंस के मोल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो गिवन रिएक्शन में राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड में PCl5 का 1 मोल है और लेफ्ट हैंड साइड में PCl3 और Cl2 के टोटल 2 मोल हैं। सो 1 माइनस 2 डेट इज -1। सो 26 इंटू 0.0821 इंटू 523 की पावर -1। इस वैल्यू को सोल्व करने पर हमें आंसर 0.61 मिलेगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी वो हमें बताना है। दैट इज कौन सी प्रोसेस है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकती है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन जिसमें फेरी फेरो ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फेरिक क्लोराइड और वाटर बनाता है, ये रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल होती है। दैट इज़ ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। सो यही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए रिएक्शन A2 गैसियस प्लस 4B2 गैसियस, ये मिलकर बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ AB4 गैसियस। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H इज लेस देन इक्वल टू 0, सो वी कैन से डेल्टा H इज नेगेटिव and delta H is negative for exothermic process. So this process is exothermic process. ये process exothermic दी गई है। पूछा गया है the formation of AB4 will be favored by। AB4 की formation किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फेवर करेगी, यानी AB4 की कंसंट्रेशन को, अमाउंट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस द टेम्परेचर शुड बी लो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर होना चाहिए लो। सो गिवन कंडीशन में से हमें लो टेम्परेचर चाहिए, सो वो कि ऑप्शन नंबर C और A में दिया गया है। नाउ क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, रिएक्टेंट में टोटल मोल्स हैं 5 मोल्स, दैट इज़ 1 मोल ऑफ A2 एंड 4 मोल ऑफ B2, एंड प्रोडक्ट साइड में ओनली 2 मोल प्रेजेंट हैं जो कि AB4 के हैं। सो लेफ्ट से राइट जाते हुए, दैट इज प्रोडक्ट की साइड जाते हुए नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज तब होते हैं जब प्रेशर हाई होता है। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ AB4। सो ऑप्शन ए ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 गिव राइज टू 2NO। इस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर -4 एट 2000 केल्विन। 2000 केल्विन पर इस गिवन प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर हम कैटलिस्ट रखते हैं, डालते हैं,
द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 10 टाइम्स फास्टर। तो इक्विलिब्रियम 10 टाइम्स ज़्यादा जल्दी से अटेन हो जाता है, यानी कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम को अटेन होने में कम टाइम लगता है और वो 10 टाइम्स फास्टर अटेन हो जाता है। नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी उसी टेम्परेचर पर, दैट इज 2000 केल्विन पर। इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट मिलाने से पहले भी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया गया था वो भी 2000 केल्विन पर, और कैटलिस्ट मिलाने के बाद जो कैलकुलेट किया गया है वो भी 2000 केल्विन पर। सो फ्रेंड्स, कैटलिस्ट के एडिशन से कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज होने से ही उसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर 2000 केल्विन पर पहले ये वैल्यू 4 × 10 की पावर -4 थी, तो अभी भी ये 4 × 10 की -4 ही रहेगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, 64 ग्राम ऑफ HI आर प्रेजेंट इन 2 लीटर वेसल। HI के हाइड्रोजन आयोडाइड के 64 ग्राम एक 2 लीटर वेसल में प्रेजेंट हैं। हमसे पूछा गया है HI का एक्टिव मास क्या होगा। फ्रेंड्स, जनरली एक्टिव मास हम कंसंट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन होता है, उसको हम कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन में मान लो मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये फॉर्मूला है। वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया गया 64 ग्राम HI है, और मोलर मास HI का अगर हम कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, 1 U है, और आयोडीन का है 127। दैट इज़ 128 × 1000, और 2 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ 2000। यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4, दैट इज़ 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पूछा है इफ K1 एंड K2 आर द रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द 2 रिएक्शन। इन दी गई 2 रिएक्शन के लिए पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और दूसरी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू XeO4F4 कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय HF कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय XeF6 कंसंट्रेशन इनटू H2O की कंसंट्रेशन, दैट इज K1। और गिवन सेकंड इक्वेशन से अगर हम K2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इट इज इक्वल टू XeOF4 इंटू XeO3F2, दैट इज प्रोडक्ट में जो भी बने हैं उनकी कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट साइड जो भी प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई हम करते हैं डिनोमिनेटर में। दैट इज दिस इज इक्वल टू K2। और हमें जो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जिसके लिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, अगर हम उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं K, दैट इज इक्वल टू XeO3F2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई H2O कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय XeO4 इंटू HF की पावर 2। अगर हम इक्वेशन यहाँ से इस एक्सप्रेशन K1 को चेक करें और इस एक्सप्रेशन K2 को चेक करें, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें HF की पावर 2 डिनोमिनेटर में चाहिए है। दैट इज़ HF2 की पावर हमें ये डिनोमिनेटर में चाहिए है। XeO3F2 वो हमें न्यूमरेटर में चाहिए है, दैट इज़ ये जो XeO3F2 है ये हमें न्यूमरेटर में चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब K2 को डिवाइड किया जाएगा K1 से। जैसे ही हम K2 को डिवाइड करते हैं K1 से, ये XeO3F2 आपको न्यूमरेटर में मिलेगा, एंड ये जो न्यूमरेटर में था HF की पावर 2 वो आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा।
सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। 7th क्वेश्चन में द Kp बाई Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए Kp बाई Kc की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस फेज प्लस हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस फेज विल रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज। फ्रेंड्स हम जानते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। सो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है Kp अपॉन Kc, सो दैट इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा n। जस्ट यहाँ से हमको नंबर ऑफ मोल का चेंज कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 मोल है गैसियस, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 मोल ऑफ CO एंड हाफ मोल ऑफ O2 प्रेजेंट हैं। सो टोटल 3/2 मोल हैं। सो यहाँ से हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं सो इट विल बी इक्वल टू -1/2 सो हम लिख सकते हैं Kp बाई Kc इज इक्वल टू RT की पावर -1/2, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन RT की पावर 1/2, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ RT। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन्स टू द यील्ड ऑफ रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर इस रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इस रिएक्शन की यील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गिवन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब है रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करना, और ऐसा होने से नाइट्रिक ऑक्साइड की क्वांटिटी में यील्ड में डिक्रीज आने लगेगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 500 ml वेसल कंटेन, 500 ml के वेसल में 4 रिएक्टेंट मिलाए गए हैं ABCD। सो रिएक्टेंट नहीं है, इसमें से A और B रिएक्टेंट हैं, C और D प्रोडक्ट हैं इस गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सो ये 2 रिएक्टेंट A और B, 2 प्रोडक्ट C और D, ये 500 मिलीलीटर के वेसल में मिलाए हैं, और हर एक की जो कंसंट्रेशन है वो है 1.5 मोलर। दैट इज इक्विलिब्रियम के टाइम पर A, B, C और D की हर एक की जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो आपको 1.5 मोलर दे रखी है। पूछा गया है इफ़ 0.5 मोलर ईच ऑफ C एंड D आर टेकन आउट। अगर हम C और D दोनों की ही क्वांटिटी में से 0.5 मोल रिमूव कर लें, दैट इज़ पहले A और B, C और D सभी की जो अमाउंट दी गई है दैट इज़ 1.5 है, सभी की कंसंट्रेशन 1.5 है। पूछा गया है कि थोड़ी देर के बाद अगर C और D की क्वांटिटी में से, कंसंट्रेशन में से 0.5 बाहर निकाल ली जाए, यानी उसकी कंसंट्रेशन को 1.20 कर दिया जाए, तो वैल्यू क्या होगी Kc की। फ्रेंड्स अगर हम 0.5 मोल को रिमूव करने से पहले अगर Kc कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज विल बी concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B, that is 1.5 into 1.5 divided by 1.5 into 1.5, क्योंकि सभी के सभी इक्विलिब्रियम पर मेंशन किए गए हैं कि जो कंसंट्रेशन है 1.5 ये इक्विलिब्रियम के टाइम पर है। सो यहाँ से हम इजीली देख पा रहे हैं कि जो Kc की वैल्यू आ रही है वो यूनिट आ रही है, दैट इज़ 1 आ रही है। और फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन के चेंज करने से कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं, वो चेंज सिर्फ तभी हो सकता है जब टेम्परेचर चेंज हो, दैट इज़। तो अगर पहले Kc की वैल्यू 1 आई थी तो अभी भी Kc की वैल्यू 1 ही आएगी। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 5 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म SO3 इन ए क्लोज्ड वेसल। किसी क्लोज्ड वेसल में 5 मोल SO2 के 5 मोल O2 के अलाउ किए गए हैं रिएक्ट करने के लिए, ताकि वो रिएक्ट करके SO3 बना लें। इक्विलिब्रियम के टाइम पर 60% SO2 यूज हो चुका है। बताइए कि टोटल नंबर ऑफ मोल SO2, O2 और SO3 के कितने हैं वेसल में, यानी इन सभी के टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट हैं वेसल में बताने हैं। फ्रेंड्स अगर हम
SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसके लिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगी, दिस विल बी 2SO2 + O2 गिव राइज टू 2SO3। सपोज इनिशियली जो मोल थे वो 1 थे, 1 मोल हमने SO2 मिक्स किया था, और 1 मोल ही क्यों, उन्होंने दिया हुआ है कि 5 मोल थे SO2 के, 5 मोल थे O2 के, दैट इज़ 5 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल ऑफ O2 वो रिएक्ट किए गए, मतलब रिएक्शन करवाई गई और फिर SO3 बना, और इक्विलिब्रियम के टाइम पर 60% SO2 यूज़ हो गया, 60% SO2 यूज़ हो गया। सो अगर हम 5 मोल की बात करते हैं तो 5 मोल में से 60% SO2 यूज हो चुका है, दैट इज़ यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज़ 3 मोल। 5 में से 3 मोल रिएक्ट हो चुके हैं, दैट इज़ आफ्टर इक्विलिब्रियम 3 मोल रिएक्ट हो चुके हैं, 5 मोल्स में से 3 मोल रिएक्ट हो चुके हैं। सो यहाँ सिर्फ 2 मोल बचे हैं SO2 के। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जब SO2 के 2 मोल रिएक्ट होते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन अगर SO2 के 2 मोल रिएक्ट होते हैं तो ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही मोल रिएक्ट होता है, यानी SO2 के जितने भी मोल रिएक्ट होंगे उसका हाफ मोल रिएक्ट होगा ऑक्सीजन। सो इक्वेशन के अकॉर्डिंग या गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर SO2 के 3 मोल डिक्रीज कर चुके हैं, रिएक्ट कर चुके हैं, तब उसी टाइम में ऑक्सीजन के उसके हाफ दैट इज़ 1.5 मोल रिएक्ट कर चुके होंगे। सो 3.5 मोल अभी भी वहाँ प्रेजेंट हैं। हमने देखा कि गिवन इक्वेशन में जितने मोल SO2 के रिएक्ट करते हैं उतने ही मोल SO3 के प्रोड्यूस होते हैं। सो अगर 3 मोल SO2 के रिएक्ट हो चुके हैं, सो 3 मोल इनिशियली वो वैल्यू 0 थी, लेकिन अब 3 मोल वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, सो मोल्स ऑफ SO2 प्लस मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ SO3 दैट इज़ 2 मोल्स प्लस 3.5 मोल्स प्लस 3 मोल्स, दैट इज़ 8.5 मोल्स टोटल प्रेजेंट हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड से 2 टाइम्स है गिवन टेम्परेचर पर और आइडेंटिकल कंसंट्रेशन पर। हमसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय K बैकवर्ड, एंड सिंस फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड दी गई है 2 टाइम्स ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो KF को हम लिख सकते हैं 2 × KB डिवाइडेड बाय KB। सो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 2। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, जब हेबर प्रोसेस का यूज़ करके हम अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं तो इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा वो हमें बताना है। फ्रेंड्स, इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होंगी, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती जाएगी, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम के टाइम पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। अमोनिया की कंसंट्रेशन इनिशियली 0 होगी एंड विद इंक्रीज इन टाइम अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी एंड एट इक्विलिब्रियम इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो अगर हम ध्यान से दें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिकॉज हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पहले मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज की हैं, फिर कांस्टेंट हो गई हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पर। इसी टाइप से नाइट्रोजन की वैल्यू भी, कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम से डिक्रीज की है, फिर कांस्टेंट हो गई है। और अमोनिया की कंसंट्रेशन 0 से पहले इंक्रीज हुई है और उसके बाद कांस्टेंट हुई है। सो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा। The graph between K equilibrium versus I/T या 1/T for a reaction is, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और 1/T के बीच में किसी रिएक्शन के लिए ग्राफ हमें दिया गया है, पूछा गया है द रिएक्शन मस्ट बी, बताइए रिएक्शन क्या होगी। फ्रेंड्स, वी नो दैट K equilibrium is equal to A into e की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ इक्वेशन K equilibrium is equal to this। सो अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में नेचुरल लॉगरिथम लिया गया है। सो अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, सो लॉगरिथम ऑफ K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू
logarithm of a minus k h upon RT। फ्रेंड्स, क्योंकि गिवन ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, गिवन ग्राफ में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम 1/t के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि के इक्विलिब्रियम और 1/t के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन यहाँ जो स्लोप दिखाई दे रहा है हमें वो नेगेटिव है, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम इसको ऐसा लिखें ln a प्लस 1/t इंटू माइनस के डेल्टा एच अपॉन आर। ऐसे ही कंडीशन में ये स्लोप पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर स्लोप 1/t पॉजिटिव है तो ज़रूर डेल्टा एच की वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी। एंड इफ़ डेल्टा एच इज़ नेगेटिव देन द प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होने का डायरेक्टली मतलब प्रोसेस का एक्सोथर्मिक होना है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द इक्वेशन और रिएक्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 14, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इन द गिवन रिएक्शन। इस गिवन रिएक्शन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड है, सिल्वर भी सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है। सो हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर इस प्रोसेस के लिए अगर हम Kc लिखते हैं, सो Kc इज इक्वल टू Ag की कंसनट्रेशन की पावर 4 इंटू O2 कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag2O की कंसनट्रेशन की पावर 2। Since Ag2O and Ag are solid, so in case of solid the concentration will be unity। हम solids, pure solids और pure liquid की concentration को unity मानते हैं। So that is Kc is equal to, यहाँ से जो Kc की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ O2 की concentration के। Since क्योंकि O2 एक गैस है तो हम Kc को यहाँ से लिख सकते हैं Kp, that is will be equal to pressure of O2। सो प्रेशर ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाएगा यहाँ से Kp के। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस गिवन डाटा से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से Kc लिखते हैं, सो Kc इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड कंसनट्रेशन इंटू CO2 कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय CaCO3 concentration। Since calcium oxide and calcium carbonate are solid, so here Kc will be equal to concentration of CO2, and in case CO2 is gas, so we can write Kp is equal to pressure of CO2। और यहाँ से हमें दिया गया है Kp की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर -2, सो प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ से CO2 का प्रेशर आया 8 इंटू 10 की पावर -2। Again in the second equation we can write Kc equal to 2 CO की concentration of CO की पावर 2 divided by CO2 concentration into C solid। So here again CO2 गैस है, सॉरी CO गैस है, CO2 भी गैस है, लेकिन कार्बन सॉलिड है, सो उसकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ से यूनिटी मान लेंगे। सो अगेन Kc इज इक्वल टू CO की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय CO2 की कंसंट्रेशन। सिंस CO एंड CO2 बोथ आर गैसेज, सो वी कैन राइट Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO की पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO2 हमें यहाँ से दिया गया है, Kp की वैल्यू सेकंड प्रोसेस में दी गई है 2, सो इन सभी वैल्यूज़ को पुट करें। 2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO की पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2 एट इज़ 8 इंटू 10 की पावर -2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 16 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO की पावर 2। ऑन स्क्वायर रूटिंग, जब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हम 16 अपॉन 10 की पावर 2 का स्क्वायर रूट लेंगे। सो 16 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 4 एंड 10 की पावर 2 का स्क्वायर दैट इज़ 10, सो 0.4। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द गिवन रिएक्शन H2 plus CO2 give rise to CO plus H2O if initial pressure of H2 is equal to CO2। अगर H2 का इनिशियल प्रेशर और CO2 का इनिशियल प्रेशर इक्वल है
एंड x मोल ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के टाइम पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में से x मोल पर लीटर कंज्यूम हो गई, तो बताइए कौन सा एक्सप्रेशन Kp का बिल्कुल सही रहेगा। सो फ्रेंड्स इक्वेशन लिख लेते हैं, H2 प्लस CO2 इन इक्विलिब्रियम विद CO प्लस H2O। फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इक्वल दिए हैं, या कहें कि प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल दिए हैं, प्रेशर मेंशन किया गया है। सो लेट इसका प्रेशर भी 1 है, उसका प्रेशर भी 1 है, इनिशियली ये 0 0 है। पूछा है कि एट इक्विलिब्रियम के टाइम पर x मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमने स्टार्टिंग मान ली है 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, उसमें से x मोल पर लीटर डिक्रीज हो गई। सो 1 में से भी x डिक्रीज होगी तो यहाँ भी 1 में से x डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों के ही 1 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं। सो जितने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर चुके होंगे उतने ही मोल CO2 के रिएक्ट कर चुके होंगे, और उतना ही मोल कार्बन मोनोक्साइड और वाटर के बन चुके होंगे। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सो Kp, सो हेयर प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ H2O, नीचे प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ CO2, दैट इज प्रेशर ऑफ CO एंड H2O विल बी x इंटू x, दैट इज x स्क्वायर, एंड प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ CO2 विल बी 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x, सो बी 1 माइनस x का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, NH4CONS2 solid substance is in equilibrium with ammonia gas and CO2 gas. If the equilibrium pressure is 3 atmosphere for the above reaction, अगर इस given reaction के लिए इक्विलिब्रियम प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है, सो Kp इस इक्वेशन के लिए क्या होगा। फ्रेंड्स सिंस दिस रिएक्टेंट इज इन सॉलिड फॉर्म, सो इसका प्रेशर काउंट नहीं होगा, हम प्रेशर की बात करेंगे सिर्फ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। सो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेशर जो है CO2 का, प्रेशर ऑफ CO2 इज x एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, CO2 का प्रेशर x एटमॉस्फेयर है, एंड इन द गिवन रिएक्शन अगर CO2 के प्रेशर x होगा देन अमोनिया का प्रेशर विल बी 2x, क्योंकि अमोनिया के मोल CO2 के मोल से 2 टाइम है। तो देन हम लिखेंगे देन प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी 2x। सो टोटल प्रेशर कितना है यहाँ से, x प्लस 2x दैट इज 3x, और वो हमें कितना दिया गया है 3 एटमॉस्फेयर के इक्वल, दैट इज 3। सो 3s इज इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। सो प्रेशर ऑफ CO is 1 atmosphere, एंड प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी 2 एटमॉस्फेयर, अमोनिया का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर होगा। सो अगर इस गिवन इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं Kp, सो Kp इक्वल टू अमोनिया, प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2। सो अमोनिया का प्रेशर है 2, उसका होल स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2 है दैट इज 1, सो 2 का स्क्वायर 4, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Question number 18. In the given equilibrium, that is phosphorus and chlorine will react to produce phosphorus trichloride, is attained by mixing equal mole of phosphorus and chlorine. किसी evacuated vessel में phosphorus और chlorine के equal moles डाल करके ये equilibrium attain किया गया है, तो बताइए equilibrium के टाइम पर कौन सी कंडीशन सही होगी। फ्रेंड्स क्योंकि उस कंटेनर के अंदर दोनों के इक्वल मोल्स ऐड किए गए हैं, सो लेट कर लेते हैं दैट इज़ P4 के जो मोल्स हैं दैट इज़ वो भी 100 मोल्स हैं, और क्लोरीन के जो मोल्स हैं दैट इज़ वो भी 100 मोल्स हैं, क्योंकि दोनों के इक्वल मोल्स ऐड किए गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब फॉस्फोरस के 1 मोल रिएक्ट करते हैं उसी टाइम पर क्लोरीन के 6 मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं, यानी फॉस्फोरस के 1 मोल के रिएक्ट करने पर क्लोरीन के 6 मोल रिएक्ट कर जाते हैं। सो फॉस्फोरस के 2 मोल रिएक्ट करने पर क्लोरीन के 12 मोल रिएक्ट करेंगे। इसी टाइप से फर्दर चलते हुए अगर फॉस्फोरस के 5 मोल भी रिएक्ट कर जाते हैं तो क्लोरीन के मोल रिएक्ट करेंगे, कितने मोल रिएक्ट करेंगे
30 मोल्स रिएक्ट करेंगे। इसी टाइप से फिर आगे चलते हैं। सो अगर हम यहाँ से देखें, अगर फॉस्फोरस के 12 मोल रिएक्ट करते हैं सो क्लोरीन के मोल रिएक्ट करेंगे 72 एंड अगर फॉस्फोरस के 15 मोल्स रिएक्ट करते हैं, 13 मोल्स भी अगर रिएक्ट करते हैं तो 13 मोल से रिएक्ट करने पर कितने मिलेंगे 78। तो हम देख पा रहे हैं कि फॉस्फोरस के मोल्स कम रिएक्ट करते हैं जबकि क्लोरीन के मोल्स उसके 6 टाइम्स ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। सो किसी भी गिवन कंडीशन पर जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तब फॉस्फोरस के मोल क्लोरीन के मोल से हमें ज़्यादा मिलेंगे। फॉस्फोरस के मोल हमें क्लोरीन के मोल से ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि फॉस्फोरस लेस क्वांटिटी में रिएक्ट होता है और क्लोरीन मोर क्वांटिटी में रिएक्ट होता है। सो क्लोरीन के मोल्स लेस रह गए होंगे और फॉस्फोरस के मोल्स ज़्यादा रह जाएंगे। सो ऑप्शन सी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस विल बी ग्रेटर देन Cl2। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर के इंक्रीज करने का? So friends, according to Lee-Chatelier principle, that reaction which carry equal number of moles in reactant and product will be unaffected by change in pressure। इन जिस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम नंबर ऑफ मोल होंगे उस रिएक्शन पर प्रेशर के इंक्रीज करने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इन फर्स्ट लेफ्ट में हमें मोल्स 2 दिखाई दिए, राइट में मोल 4, तो यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। लेफ्ट में मोल 4 हैं, राइट में मोल 2 हैं, यहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा। इन थर्ड इक्वेशन लेफ्ट में मोल 2 हैं, राइट में भी मोल 2 हैं। सो यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं सो ऑप्शन सी पर कोई, यानी इक्वेशन सी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। In the given equilibrium, that is 2HI will give rise to H2 plus I2, forward reaction is affected by, forward reaction के ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है? फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम के टाइम पर कैटलिस्ट Kc की वैल्यू या Kp की वैल्यू को इंटरचेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट यहाँ नहीं है क्योंकि दोनों ही साइड नंबर ऑफ मोल सेम है, दोनों ही साइड नंबर ऑफ मोल सेम है। सो यहाँ प्रेशर का इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट तभी होता है जब नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, सिंस वॉल्यूम मेंशन नहीं की गई है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो हम वॉल्यूम भी दोनों की सेम लग करके चलेंगे क्योंकि कंटेनर एक ही है और सेम कंटेनर की वॉल्यूम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए सेम रहेगी। सो वॉल्यूम का इफेक्ट भी नहीं होगा। यहाँ टेम्परेचर के इफेक्ट करने से फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इफेक्ट होती है। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।